क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मोहम्मद गौरी तथा महमूद गजनवी के बीच में अंतर जान लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इन्हीं के बीच में कंफ्यूज होकर एग्जाम में गलत आंसर टिक करे आते हैं। तो आइए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये दोनों के दोनों लोग अफगानिस्तान में स्थित गजनी नामक स्थान से आए थे। किस स्थान से? गजनी नामक स्थान से। देखो, जब महमूद गजनवी गजनी नामक स्थान से आया था तो उस समय गजनी में गजनी वंश चल रहा था। क्या? गजनी में गजनी वंश चल रहा था, इसलिए यह इतिहास में महमूद गजनी या महमूद गजनवी के नाम से फेमस है। जबकि जब मोहम्मद गौरी गजनी से आया था भारत में तो वहाँ पर गौर वंश चल रहा था, इसलिए यह इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से फेमस है। तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? तो मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था शिहाबुद्दीन और मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्या? शिहाबुद्दीन और मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था मोहम्मद गौरी का पूरा नाम। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो मोहम्मद गौरी संसवानी वंश या गौर वंश का शासक था। गौर वंश को ही संसवानी वंश कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत में निम्नलिखित में से कहाँ आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत में मुल्तान के करमाती जाति के मुसलमानों पर अटैक किया था। वो भी कितने में? 1175 ईस्वी में। मुल्तान अभी कहाँ पर है? प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में स्थित है मुल्तान, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर कब आक्रमण किया? तो अभी हमने देखा कि 1175 ईस्वी में मुल्तान पर इसने अटैक किया था। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद गौरी किस दर्रे से होता हुआ मुल्तान और कच्छ पहुंचा था? तो मोहम्मद गौरी मुल्तान और कच्छ गोमल दर्रे से होता हुआ पहुंचा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के पास कायरादा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? तो वह कौन थे? गुजरात के शासक भीमदेव सोलंकी द्वितीय थे। इसमें सोलंकी इसलिए लगा क्योंकि ये सोलंकी वंश के थे। भीमदेव द्वितीय इनका नाम है, भीमदेव सेकंड के नाम से इसे जानते हैं। इसे बघेल भीम भी कहते हैं ना, बघेल भीम भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो अभी भी हमने देखा था कि बघेल भीम या भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था, वो भी माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ पर है? माउंट आबू राजस्थान में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बघेल भीम या भीम द्वितीय जो अनिलवाड़ा अथवा गुजरात पट्टन के शासक थे, उसने मोहम्मद गौरी को कब पराजित किया था? तो 1178 ईस्वी में माउंट आबू में पराजित किया था। कब किया था? 1178 ईस्वी में माउंट आबू में पराजित किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, तराइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और खालिस्तान के बीच लड़ा गया। तो तराइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, तराइन की पहला युद्ध कब लड़ा गया? तो अभी ये भी बताया था कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, वो भी पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरह पराजित हुआ, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। नेक्स्ट देखते हैं, तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी पराजित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था पराजित? अभी हमने बताया पृथ्वीराज चौहान द्वारा। पृथ्वीराज चौहान पहली लड़ाई हुई थी तराइन की 1191 ईस्वी में। तराइन की पहली लड़ाई जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए तथा मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन तराइन की दूसरी लड़ाई होगी जिसमें मोहम्मद गौरी जीतेगा और पृथ्वीराज चौहान हारेगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान पराजित किया गया था। तो तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित किया गया था, जो कि 1192 ईस्वी में अगले साल ही हुई थी। देखिए, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुई थी, जबकि अगले साल 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ तथा पृथ्वीराज चौहान हार गया। इस लड़ाई के पश्चात मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली के दरवाजा ओपन हो गए, क्योंकि अब पृथ्वीराज चौहान उसके रास्ते से हट चुका था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, अब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो किस युद्ध में हराया था? अभी बताया, तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया? तो वह कौन सी लड़ाई थी? अभी बताया था कि तराइन की दूसरी लड़ाई थी, जो कि 1192 ईस्वी में हुई थी। पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गौरी के लिए अब दिल्ली के रास्ते खुल गए थे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, युद्ध जिसमें भारत ने मुस्लिम शक्ति की स्थापना की।
तो यह कौन सा युद्ध था? वही तराइन का द्वितीय युद्ध था, क्योंकि अब दिल्ली के दरवाजे खुल चुके थे, इंडिया में ये प्रवेश कर चुके थे तुर्क मुसलमान थे, इसलिए मुस्लिम शक्ति की अब स्थापना इंडिया में होनी तय थी। नेक्स्ट देखते हैं, राय पिथौड़ा के नाम से किसे जानते हैं? तो भैया पृथ्वीराज चौहान को ही राय पिथौड़ा के नाम से जानते हैं। और हाँ, पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज थाइट के नाम से जानते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज 1, पृथ्वीराज 2, पृथ्वीराज 3, पृथ्वीराज 4 भी हुए हैं इतिहास में, लेकिन पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज थाइट के नाम से इतिहास में फेमस हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद बरदाई, ये सभी को पता है। चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी लेखक और मित्र थे। नेक्स्ट देखते हैं, 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध के समय किस प्रसिद्ध सूफी संत ने अपनी कुटिया अजमेर में बनाई थी? देखिए, जब 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, तभी प्रसिद्ध सूफी संत जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इन्होंने अपनी दरगाह अजमेर में बनाई थी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासक था? तो भैया ध्यान दीजिए, उस समय कन्नौज के गढ़वाल वंश का शासन था। गढ़वाल वंश जिसमें राजा जयचंद, कौन? राजा जयचंद शासन करते थे और गढ़वाल वंश के ये शासक थे, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर गढ़वाल वंश के किस शासक का शासन था? तो अभी बताया क्या था, राजा जयचंद का शासक था गढ़वाल वंश में। नेक्स्ट चलते हैं, यमुना के तट पर ताबा के पास चंदावर के युद्ध किसके बीच हुआ था? तो चंदावर के युद्ध राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो अभी हमने क्या देखा कि चंदावर के युद्ध जो 1194 ईस्वी में हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराकर इस युद्ध को जीता था। नेक्स्ट देख लेते हैं, कन्नौज के राजा जयचंद की राजकुमारी का क्या नाम था, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवर से ले गया था? तो राजकुमारी का क्या नाम था? संयुक्ता था। देखो, पृथ्वीराज चौहान इसलिए जयचंद की राजकुमारी संयुक्ता को स्वयंवर से ले गया था, क्योंकि वह उससे प्रेम करता था। राजा जयचंद ने स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया था, इसलिए वह भरी स्वयंवर से उसको अगवा करके ले गया और उससे शादी कर ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की? तो उस दास का क्या नाम था? भैया बख्तियार खिलजी था, जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ही नष्ट किया था, क्योंकि यह इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था, इसलिए इसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। किस वंश के? गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता था? तो यह राजा मोहम्मद गौरी ही था, जिसके सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया था? तो यह युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध था, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता को देखते हुए मोहम्मद गौरी ने उसे भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया था। एक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दामाद और गुलाम था। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो यह कौन था? गौर वंश था, यानी गौरी वंश था, और इनमें से सबने दिल्ली की सल्तनत पर राज किया हुआ है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखर जातों के मध्य हुआ। देखिए क्या हुआ था, 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी भारत से गजनी वापस जा रहा था, तो इस मध्य क्या हुआ कि पंजाब के खोखर जातों ने इस पर हमला बोल दिया, जिसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरह घायल हो गया और गजनी पहुंचकर उसकी 1206 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद गौरी की हत्या की तो अभी क्या बताया था, किसने? खोखर जातों ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को सिया विद्रोहियों हिंदू खोखर जातों के द्वारा की गई, जिसके द्वारा उन्हें खालिस्तान में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? गजनी में दफनाया गया, क्योंकि गजनी पहुंचकर ही उनकी मृत्यु हुई थी।
तो अब अगला देखते हैं। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाने के पश्चात मोहम्मद गौरी का फैला हुआ साम्राज्य, जो कि गजनी से भारत तक फैला हुआ था, इन 3 गुलामों के बीच बांट दिया गया, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का साम्राज्य मिला, जबकि एल्दौज को गजनी का साम्राज्य मिला और कुबाचा को काबुल और कांधार का क्षेत्र मिला, जो कि अफगानिस्तान में है। तो इनको ध्यान रखिएगा। और अब देख लेते हैं ये कुछ प्रमुख युद्ध हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, उनको एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज सिंह चौहान के बीच हुआ था, जिसमें हमें पता है कि पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे, जबकि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। यही सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध है, क्योंकि इसी युद्ध के पश्चात दिल्ली के दरवाजे खुल गए, क्योंकि इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज सिंह चौहान को हराया था, ना कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को। जबकि चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ, जो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें जयचंद पराजित हुए। तो ये 3 युद्ध को भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि बहुत कुछ नहीं तो मिस कर दोगे।